बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशो एनालिसिस में से कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारे पास एग्जांपल्स 21, 22, 23 वो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स हैं, इजीली आप लोग उनको सॉल्व कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 24 में अगर आप लोग देखें, रिक्वायरमेंट्स में हमसे कहा गया कि आपने BI's रेशोज फॉर कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री कंप्यूट करनी है। इट मींस दैट वो जो उसने आपको इंडस्ट्री की रेशोज बताई है ना, इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंडस्ट्री डाटा हैज बीन गैदर्ड, ये सारी इंडस्ट्री, तो हम लोगों ने BI's की यही सारी रेशोज सबसे पहले फाइंड करनी है। जब हमारे सामने ये इंडस्ट्री की रेशोज हैं, साथ में हमारे पास आ जाएंगी BI's की अपनी रेशोज, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इनका कंपैरिजन। फॉर ईच रेशो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, कि BI's और इंडस्ट्री की रेशोज में अगर कोई वेरिएशन आती है तो इंडस्ट्री से BI's की रेशो में जो वेरिएशन आ रही है उसकी कम से कम कोई एक रीजन हम लोगों ने बतानी है। सबसे पहले चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इसके लिए देखें मेरे पास इसका फार्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशोज फाइंड करने का, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 3500 डिवाइडेड बाय 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू जी 16.67। तो यहाँ पे 16.67% ये आपके पास आ जाएगी, बल्कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोगों ने फाइंड कर ली। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह से अगर आप लोग देखें नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे हम लोग कैलकुलेट किया करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स divided by say 2805 divided by 21,000 and the answer is 3.8। ये आप लोगों ने फाइंड कर लिया। फिर हमारे पास आती है करंट रेशो। करंट रेशो कैसे फाइंड की जाती है, टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो भाई ये है मेरे पास करंट एसेट्स 1500 और मेरे पास जो करंट लायबिलिटीज आ रही हैं वो है 1000, तो मेरे पास ये रेशो कितनी आ जाएगी 1.5। तो आपने ये 1.5 यहाँ पे लिख दी, क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो रेशो आ रही है वो है गियरिंग रेशो। तो गियरिंग रेशो हमारे पास क्या होती रहती है, गियरिंग रेशो हमारे पास होती है नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसके लिए अगर आप लोग देखें नॉन करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है, तो भाई ये 3000 ही हमारे पास चला जाएगा हमारे न्यूमरेटर में। लेकिन डिनोमिनेटर बेटा दो फार्मूलाज आपने पढ़े थे, नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पर उसने जो वैल्यू फाइंड की डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड अगर करें तो ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 8000, ऐसे ही है ना। अच्छा नेक्स्ट अगर आप लोग देखें यहाँ पर 3000 डिवाइडेड बाय 8000 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 37.5। अब बेटा 37.5 अगर मेरे पास ये है तो इट मींस दैट उसकी फ्रैक्शन टोटल है 100 में से जो मेरी लायबिलिटी है वो 37.5 है। अगर मतलब मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करना चाहूं, तो अगर मैं इसको रेशो से कन्वर्ट करके आगे लेके चलूं तो इसके अगेंस्ट मेरे पास इक्विटी का पोर्शन कितना बचेगा 62.5। अब यहां पर देखें ये 50-50 लिखा, इट मींस दैट इसका मतलब ये है कि 50 की लायबिलिटीज पे करने के बाद 50 के एसेट्स भी मौजूद हैं, मतलब कैपिटल की अमाउंट भी मौजूद है मेरे पास। इसीलिए हमने यहां पर जब गए तो हमने कहा कि 37.5 रेशो 62.5 ये हमारे पास बनेगा, मतलब रिमेनिंग पार्ट आपने वहां पे जाके लिखना होता है। अब आपके पास आंसर इस 8000 की तो समझ आ गई ना सब बच्चों को। अब आपके पास जो आंसर आया वो ये आया, ऐसा ही है ना। तो भाई रिमेनिंग पार्ट ये परसेंटेज में मतलब इस किस्म का, तो रिमेनिंग पार्ट आपके पास कितना बच जाता है 62.5। ऑल राइट, क्लियर है ये बात।
अच्छा, जिस तरह से उसने रेशियो बना के दी थी, हमें ये फिर इसी रेशियो के मुताबिक जाके लिख रहा था। तो 37.5 फिर 100 में से जो इसका रिमेनिंग पार्ट है 62.5 वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर जी। नेक्स्ट देखें अब हमारे पास रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनता है? रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट के लिए आप लोगों ने ये वाला फार्मूला लेना होता है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लिया जाता, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इवन के वैसे इंटरेस्ट से भी पहले वाला। तो 1150 प्लस 450 इज इक्वल टू 1600। 1600 डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स 7500। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आई होप कि ये बात क्लियर हो गई है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपके पास जो प्रॉफिट गिवन था वो बिफोर टैक्स था, उसमें से ऑलरेडी उन्होंने इंटरेस्ट को डिडक्ट किया हुआ था, तो ये इंटरेस्ट हम लोगों ने आके इसमें ऐड कर दिया। बस हम लोगों ने यहां तक का प्रॉफिट फाइंड करना है, 3500 लेस 1900। तो ये जो प्रॉफिट मेरे पास आया 1600, ये है मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके मुताबिक जाके हम लोगों ने रेशियो को फाइंड करना है। 1600 डिवाइडेड बाय 7500 नॉन करंट एसेट, तो रेशियो आपके पास आ गई 21.3। नेक्स्ट आपके पास है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन करंट लायबिलिटी शामिल है, तो जो रिटर्न देना है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर? कितना? 1600। 1600 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप लोग देखें 8000, तो 1600 डिवाइडेड बाय 8000, तो आंसर 20%। एंड द लास्ट वन रिटर्न ऑन, तो इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न होता रहता है उसे हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप लोगों ने जो प्रॉफिट लेना था वो 805 एंड डिवाइडेड बाय, इक्विटी में रिजर्व शामिल होते हैं, वहां से 4000 नहीं 5000, तो 805 डिवाइडेड बाय 5000, द आंसर इज, ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई। रेशियोज फाइंड कर लेंगे इसीलिए। अब चलते हैं जनाब इसकी एक एक रीजन की तरफ। देखिए इंडस्ट्री की एवरेज हमारे पास आ रही है 23.5%। क्या चीज? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। जबकि बूम लिमिटेड की जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो 16.7%। अब हमने देखना है भाई इसकी रीजन हमारे पास क्या है। क्या लगता है आपको इसके रीजन? कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम रख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब सेलिंग प्राइस कम चार्ज करता है, या एक तो ये चीज है। अब आप देखें, आप अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, तो आपने इन दोनों में से किसी को डिस्कस करना है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रही हैं तो रीजन ये दोनों हो सकती हैं। ये दोनों क्या रीजन हो सकती हैं? कि हमने अपनी सेलिंग प्राइस को कम रखा हुआ है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम चार्ज कर रहे हैं। दूसरा, हमें महंगी चीजें मिल रही हैं, हमारी जो परचेजेस हैं वो एक्सपेंसिव हैं, वो ज्यादा हैं, हमें महंगी चीजें मिल रही हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है, रेवेन्यू उससे उसकी निस्बत से नहीं है हमारे पास, तो भी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट इंडस्ट्री की निस्बत कम आ सकता है। जैसा कि भाई इंडस्ट्री अगर पूरी देखी जाए तो बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट्स ले जाते होंगे, जिससे उनकी परचेजेस कम हो जाती होंगी, परचेजेस की जो कॉस्ट आती होगी वो कम आती होगी। भाई मैं एक इंडिविजुअल पर्सन, मैं बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाता, तो मुझे वो चीज थोड़ी महंगी मिल जाती है। इसकी ये रीजन भी हो सकती है। अब जो भी रीजन लिखनी है सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स से रेलिवेंट जाके लिख देना। क्लियर? अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अब इसका मेथड देखें। कहते ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, उन्होंने एक रीजन पूछी थी, लेकिन देखें इसने क्या कहा, लोअर देन इंडस्ट्री है। क्यों? कहते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एट हायर प्राइस एज कंपेयर टू इट्स, क्या मैंने ये बात डिस्कस करनी नहीं थी? अच्छा, दूसरी बात क्या हो सकती है हमारे पास कि भाई inability to obtain economies of scale in production as compared to its competitors, higher production cost due to inefficiencies, deliberately keeping selling price to gain the
यार मेरे ख्याल से ये 2 पॉइंट्स तो आप इजीली बता सकते थे, क्या ख्याल है? बाकी ये जो दोनों चीजें हैं, आपने कॉस्ट के ऊपर फोकस करना था कि प्रॉफिट कम है तो कॉस्ट ज्यादा है। कॉस्ट क्यों ज्यादा है भाई? हम इनएफिशिएंट है इसलिए कॉस्ट ज्यादा है। तो हम लोग एक्सपेंसेस ज्यादा कर देते हैं, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है इस वजह से। ऑलराइट, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए। फिर अगर हम लोग देखें नेट प्रॉफिट 7.7 टू 3.8, भाई उसमें सबसे बड़ा रीजन तो खुद ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, जो ग्रॉस प्रॉफिट में भी तो डिक्रीज है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट में डिक्रीज की वजह से नेट प्रॉफिट में डिक्रीज आ गया। मतलब सेम ग्रॉस प्रॉफिट वाली रीजन इस पे एप्लीकेबल है। साथ में आप चले जरा यहां पर इनकम स्टेटमेंट, भाई इसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है। आपने देखा भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके अच्छे खासे यार ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट अच्छी खासी आपके पास हो रही है। ये दोनों भी इसकी रीजन बन सकते हैं कि भाई जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारी सेल्स की परसेंटेज अच्छी खासी एक परसेंटेज ले जाते हैं हमारे एक्सपेंसेस। हमारे पास मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा मौजूद होगा, जिनको सैलरीज अच्छी खासी पे कर रहे हैं। हमने अमाउंट लोन पर ली हुई है जिसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। ऑलराइट, जब भी कोई रीजन लिखना, हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लिखना, उसको डील करते हुए लिखना। अब यहां पर पहुंचे, कहते हैं बीएस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 6.8 लोअर देन इंडस्ट्री 16.6% वर्सेस 23.5। अब यहां पर देखो, ये उसने डिफरेंस फाइंड करके दे दिया दोनों का कि भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट में डिफरेंस है ना वो 6.7 का। भाई सब मैंने आपसे पहले कहा सबसे बड़ी रीजन तो खुद ग्रॉस प्रॉफिट में डिक्लाइन था ना, नेट प्रॉफिट में परसेंटेज के डिक्लाइन जो हमारे पास आया। फिर कहता है वेयर द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ओनली 3.9% लोअर व्हिच इंडिकेट्स दैट बीएल's ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज परसेंटेज ऑफ सेल्स आर अप्रोक्सीमेटली 2.9% लोअर देन द इंडस्ट्री। अब वो कहता है कि यार बेसिक जो रीजन थी ना वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही था। अगर हम लोग बात करें ना अपने एक्सपेंसेस की, हमारे एक्सपेंसेस इंडस्ट्री से ज्यादा नहीं है, हमारे बाकी एक्सपेंसेस कम है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान जो चेंज आ रहा है ना वो अप्रोक्सीमेट के 7% का चेंज है, जबकि नेट प्रॉफिट के दरमियान डिक्रीज है, लेकिन वो डिक्रीज अगर आप लोग देखें तो अप्रोक्सीमेट को 3% का है। तो नेट प्रॉफिट के हवाले से हमने इंप्रूव किया है, मतलब हमारे एक्सपेंसेस इंडस्ट्री के एक्सपेंसेस से ज्यादा नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट देखें करंट रेशो 2.75 एंड 1.5, 2.75 एंड 1.5। अब यहां पे करंट एसेट्स, भाई हमारे नॉन करंट एसेट्स ज्यादा है, करंट एसेट्स कम है, ऐसे ही है ना, जिसकी वजह से करंट रेशो कम हो सकती है हमारे पास। अब इन्होंने क्या मेंशन किया इस चीज के हवाले से, कहते हैं भाई इंडस्ट्री से लोअर देन है। अब उसकी रीजन क्या हो सकती है? कहते हैं सिंस गियरिंग रेशो इज लोअर देन द इंडस्ट्री, सो बीएल्स माइट हैव ऑब्टेन्ड running finance as compared to long-term financing by the industry, availed extended credit terms from suppliers. Next, low inventory levels are maintained by, इन्वेंट्री लेवल कम है इसलिए तो करंट रेशो कम है। फिर शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स आर गिवन टू डेटर्स, डेटर्स को शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स गिवन है। अब शॉर्टर क्रेडिट टर्म देखें यार, अगर आप किसी को ज्यादा लंबे अरसे के लिए क्रेडिट देंगे ना तो आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं, शॉर्टर क्रेडिट पीरियड होगा तो आपकी सेल्स इतनी नहीं बढ़ने वाली। ऑलराइट, तो कहते हैं कि आप अपने डेटर्स को शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स दे रहे हैं। फिर अगर गियरिंग रेशियो की बात करें तो ये 50-50 है और ये 37.5 टू 62.5। अब इसने क्या कहा कि भाई ये लोअर देन इंडस्ट्री। कहते हैं डेफिशिएंसी इन रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स ड्यू टू लो प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का वैल्यू कम है ना, तो भाई बैंक वाले इनको उधार भी ज्यादा नहीं दे रहे। फिर रनिंग फाइनेंस और एक्सटेंडेड क्रेडिट्स टर्म्स फ्रॉम सप्लायर्स आर अवेलेबल फॉर बीएल्स, मतलब आप ज्यादातर करंट लायबिलिटीज की तरफ रहते हैं, तो वहां पे रनिंग फाइनेंस और एक जो सप्लायर्स की तरफ से जो क्रेडिट टर्म्स हैं वो आपकी ज्यादा मौजूद हैं। फिर रिटर्न ऑन करंट एसेट्स की बात करें
32.9 एंड 21.3%। तो ये भी हमारे पास कम आ रही है, प्रॉफिट मार्जिन के कम होने की वजह से भी हो सकता है। देखिए अगर प्रॉफिट ज्यादा होता तो रिटर्न अच्छा आ जाता भाई, न्यूमरेटर की वैल्यू कम है, तो ये इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, relatively newer non-current assets have higher carrying value। अब देखें दूसरी रीजन इसको इंप्रूव करने की क्या हो सकती थी, डिनोमिनेटर को कम कर लो। अब कहते हैं बीएस ने तो अभी बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसके जो एसेट्स की वैल्यू है वो न्यू है, तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट्स पे रखे हुए हैं, उनके डब्ल्यूटीवी ज्यादा है, उनका डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाता है। इस वजह से उसकी जो रिटर्न ऑन करंट एसेट्स है, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स है, वो लोअर आ रहा है। मतलब नॉन करंट एसेट को जब आपने डिफाइन करना हो रिटर्न को, तो दो चीजें हैं, रिटर्न को डिफाइन कर लो, साथ में नॉन करंट एसेट की वैल्यू को। कम हो गया है तो आप बताओ कि आप प्रॉफिट के कम होने की वजह से कम हो गया है, या डिनोमिनेटर के इंक्रीज होने की वजह से, कि जो हमारे एसिड्स हैं वो हायर वैल्यू के ऊपर रखे हुए हैं। सपोज कि ये इंप्रूव हो जाता है तो बता दो भाई प्रॉफिट में इंक्रीज आया है इसलिए इंप्रूव हुआ है। दूसरा, जो हमारे एसिड्स हैं वो अपनी लोअर वैल्यूज के ऊपर रखे हुए हैं, राइट। नेक्स्ट देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या चेंज आया था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिक्रीज हो रहा है यहां पर ये। अब इसके लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर आप लोग क्या बात करेंगे कि लोअर प्रॉफिट मार्जिन, और दूसरा हायर शेयर होल्डर्स इक्विटी। वही दो बातें, न्यूमरेटर, पहला पॉइंट न्यूमरेटर का, दूसरा डिनोमिनेटर का। कम हुआ है तो न्यूमरेटर को कम कर दो और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दो। ओके, नेक्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये भी कम हुआ है हमारे पास, इक्विटी के ऊपर फिर वही प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। दूसरा, शेयर होल्डर्स का की जो इक्विटी है वो ज्यादा है, या लो गियरिंग रेशो की वजह भी हो सकती है, नॉन करंट लायबिलिटीज है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल 25, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिखने में लगता है। देखिए क्या कहते हैं, फॉर ईच रेशियो डाटा गिव पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन फ्रॉम कंपैरेटिव एंड इंडस्ट्री डाटा। अब ये बिल्कुल एग्जांपल 24 की कॉपी है, सिर्फ फर्क क्या है, प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने ये रेशियोज भी खुद फाइंड की थी और फिर उनके ऊपर कमेंट्स किए हैं। आज के क्वेश्चन के अंदर उन्होंने रेशियोज खुद फाइंड करके दे दी है, आपसे सिर्फ कहा गया है कि आप कमेंट्स करें। अब कमेंट्स आपने एक तो कंपैरेटिव ईयर्स के साथ, मतलब अपना कंपैरेटिव, अपना कंपैरिजन अपने साथ, और फिर अपना कंपैरिजन आपने इंडस्ट्री के साथ करके बताना है। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें 13, मतलब हमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, मतलब कोई इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेम सेम चल रहा है, सेलिंग प्राइस को सेम रखा हुआ है, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल सेम है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर इंडस्ट्री के साथ अगर इसकी मैचिंग करें तो इंडस्ट्री में 16 है और हमारे पास, अच्छा कम होने की क्या रीजन हो सकती हैं, अब हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, तो हम बता देंगे कि भाई कम हुई है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये हमारी सेल्स की वैल्यू कम है, हम लोगों ने लोअर प्राइस चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, और हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। गॉट इट। अब यहां पर देखें, रीजन फॉर फ्लक्चुएशन विद प्रीवियस ईयर, मतलब कंपैरेटिव अपने आप के साथ, एंड रीजन फॉर फ्लक्चुएशन विद, अब यहां पर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं था, कोई वेरिएशन नहीं थी, डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब यहां पर पहुंचे, हमने कहा भाई पहले बताओ कम है, जैसे याद है हमने कहा लोअर है, लोअर देन इंडस्ट्री, फिर रीजन बता दो, कंपनी इज इन एन इनिशियल फेज एंड मे हैव केप्ट द सेलिंग प्राइस। देखो इसकी रीढ़ की हड्डी ये थी इस पूरे पॉइंट की, कि भाई सेलिंग प्राइस लोअर है क्योंकि बिजनेस अभी अभी स्टैब्लिश हो रहा है। देन द इंडस्ट्री टू गेन मार्केट शेयर, द कंपनी मे नॉट हैव बीन एबल टू परचेज रॉ मटेरियल एट प्राइस विच इज अवेलेबल टू इट्स कंपैटिटर्स, और मतलब हमें महंगा मिल रहा है, कॉस्ट हमें ज्यादा पड़ रही है। फिर कंपनी में नॉट हैव बीन एबल टू ऑब्टेन economies of scale in its production which may have been obtained by its competitors, and the last one, higher production cost due to inefficiency. All right, तो ये आपके पास रीजंस हो सकती हैं।
आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। इसी तरह से बेटा नेट प्रॉफिट, रिटर्न और शेयर होल्डर्स इक्विटी वगैरह को आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लेना है, लेकिन पढ़ने से पहले आपने एटलीस्ट 2 पॉइंट्स अपने माइंड में बनाने हैं, और वो 2 पॉइंट बिल्कुल रेलिवेंट, मतलब आपको लगे कि यार ये 2 पॉइंट तो लिखे हुए होंगे। पहले आपने खुद से सोचना है अपने बारे में, मतलब कंपैरेटिव ईयर्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, फिर जाके उसको रीड करना है किसने क्या कुछ लिखा हुआ था। आई होप कि ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, इसमें मजीद टाइम वेस्ट करने की जरूरत तो नहीं है ना। एग्जाम्पल नंबर 26 कहते हैं क्रिटिकली एनालाइज एंड डिस्कस वेदर यू एग्री विद द क्लेम। अच्छा आप देखते हैं, देखिए यार क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, सिर्फ पूछने के अंदाज थोड़े से बदल जाते हैं। अब इधर उसने क्या कहा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड बाय एन एनालिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेयरी फूड्स लिमिटेड DFL व्हिच स्पेशलाइजेस इन वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स। अब आपसे क्या कह रहे हैं, 14, 15, 16 एंड एवरेज इंडस्ट्री, और आपसे क्या कहता है भाई प्रॉफिट मार्जिन 14 में 8%, देन 10%, देन 11%, तो मतलब प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जो वो इंडस्ट्री की एवरेज है वो 10.45% है। कौन सी ईयर की, करंट ईयर। ऑलराइट, फिर कहता है क्विक रेशो 1.42, 1.4, 1.38 कम होती जा रही है। क्विक रेशो कम होने की क्या रीजन हो सकती है, शाबाश जल्दी बताएं। क्विक रेशो का इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। करंट एसेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। करंट एसेट्स में डिक्रीज और लायबिलिटीज में इंक्रीज, मतलब गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसका न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं है, जबकि मेरे डिनोमिनेटर लायबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट तो मेरी इन्वेंट्री है ना, उसका क्विक रेशो से तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता। क्या ख्याल है, तो मतलब मैं ज्यादा गुड्स क्रेडिट के ऊपर परचेज करता हूं। बात समझ आई आप लोगों को? ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी है। इसी तरह अगर इंडस्ट्री को देखा जाए तो 1.52, मतलब उसके मुकाबले में हमारी रेशो बहुत कम है। इसको हम लोगों ने जाके डिस्कस कर लेना है। फिर करंट रेशो 1.59, 1.67, पता चल गया इन्वेंट्री का ही चक्कर है कि हम लोग इन्वेंट्री को ज्यादा रख रहे हैं। क्विक रेशो कम हो रही है, करंट रेशो ज्यादा हो रही है, तो इन्वेंट्री आ रही है। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, डेज परचेज इन पेबल्स, क्या मतलब, डेज परचेजेस इन पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स को पे करना। क्रेडिटर टर्नओवर डेज 89, 91, 80 और यहाँ पर 82। In the latest annual report of the shareholders, directors of DFL has claimed that liquidity position of the companies has improved significantly. वो कहते हैं यार हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है ना वो इम्प्रूव होती जा रही है। लिक्विडिटी रेशोस, कौन कौन सी रेशोस थी हमारे पास लिक्विडिटी रेशोस में, करंट एंड क्विक रेशो, ओके, और डेट रेशो उसका ताल्लुक अलग से वैसे था, गियरिंग रेशो वगैरह वो अलग से था। करंट एंड क्विक रेशो, अब अगर आप लोग देखें यार क्विक रेशो डिक्रीज हो रही है, करंट रेशो इंक्रीज हो रही है, और वो कहता है कि डे बाय डे हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है ना ये इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। जबकि अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी की रेशो 1.73 करंट रेशो है, 1.52 क्विक रेशो है। अब इस किस्म का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ना कि 4 to 5 मार्क्स का होता है, क्योंकि आपने बस एक चीज लिक्विडिटी के बारे में उसको डिस्कस करके दे दिया है। अब सिर्फ आपने जो वर्डिंग यूज करनी है ना वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए आप लोगों की कि व्हाइल एनालाइजिंग लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द इट इज नोटेड दैट करंट रेशो, देखें जिससे इसका ताल्लुक था, करंट रेशो हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड ओवर द ईयर एंड इज बेटर देन, क्या आप ये लाइन नहीं लिख सकते उसे? अच्छा फिर बताओ उसे, हाउएवर द क्विक रेशो हैज स्टेडीली, क्योंकि लिक्विडिटी का ताल्लुक इन दोनों से है,
तो उसे बताओ भाई क्विक रेशो के साथ क्या, भाई कहते हैं कि इसमें डिक्रीज आ रहा है, इज इवन लोअर देन द इंडस्ट्री एवरेज, और इसमें डिक्रीज आता जा रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ चल रही है ये। दस this is clear evidence that the increase in liquidity is caused by an increase in, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि इसका जो ताल्लुक है ना अब वो सिर्फ इन्वेंट्री से है। इन्वेंट्री की वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी हुई है जिसकी वजह से करंट रेशो इंक्रीज कर रही है। इन्वेंट्री को बाहर निकालते हो तो बाकी जो क्विक रेशो है वो डिक्रीज होने लग जाती है। तो फिर फर्दर बाय कंसीडरिंग द नेचर ऑफ हाईली पेरिशेबल इन्वेंट्रीज, अब दूसरी रीजन इसकी क्या है, पेरिशेबल इन्वेंट्री मतलब आपके पास ऐसी इन्वेंट्रीज मौजूद है जो खराब हो जाती है जल्दी से। अब अगर जल्दी से इन्वेंट्री खराब हो जाती है तो पेएबल्स तो नहीं खराब होते हैं ना, पेएबल्स तो हमसे कहेंगे कि भाई हमें तो पैसे दो, अगर हमने उनसे मतलब उधार पे चीजें ली थी, इन्वेंट्री खराब हो गई, इन्वेंट्री माइनस होगी लेकिन पेएबल्स तो माइनस नहीं होंगे ना, सिर्फ हमारा न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर तो वैसे का वैसा रह जाएगा पेरिशेबल इन्वेंट्रीज की वजह से। पेरिशेबल इन्वेंट्रीज केप्ट बाय अ डेयरी फूड कंपनी, क्योंकि उसने पहले बता दिया था डेयरी फूड कंपनियां तो पेरिशेबल गुड्स मौजूद हैं उसके पास। इट इज पॉसिबल दैट डीएफएल मे बियर हाई इन्वेंटरी लॉसेस ड्यू टू शॉर्ट expiry. Based on the above, I do not agree with the claim of DLF directors. but हम ये नहीं कह सकते कि उनकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग है, तो ऐसा नहीं है। ऑल राइट, बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, आप लोगों ने जब भी इस किस्म की केस स्टडीज का आंसर करना हो, क्रिटिकली एनालाइज, उसने खुद लिखा हुआ था तो आपने एक एक बात उसके साथ डिस्कस करनी है कि भाई मैंने पहले ये नोट किया कि करंट एसेट्स में क्या इंक्रीज डिक्रीज आया है, फिर उसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करके बताओ, फिर उसे क्विक रेशो के बारे में बताओ, फिर उसे रीजन बताओ कैसा क्यों हुआ, आपने कहा इन्वेंट्री की वजह से है। अब इन्वेंट्री में फिर बिजनेस को देखो, पता चला यार ये तो फूड आइटम्स का, डेयरी फूड आइटम्स का बिजनेस था, तो आप उसे बताओ यार इन्वेंट्री की वजह से है लेकिन इन्वेंट्री भी पेरिशेबल है, क्यों कि फूड आइटम 2-3 दिन उसके बाद एक्सपायर, तो भाई ऐसा हो सकता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से उसकी पोजीशन ऐसी है, तो हम नहीं समझते कि इसकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है। ऑल राइट, एग्जाम्पल 27, यहाँ पर देखिए आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बता दी गई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और सिंपली क्या पूछा, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल रेशो, क्या नहीं फाइंड कर सकते? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली इनको फाइंड करके दे सकते हैं। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में वो ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट टू सेल्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे गए लिक्विडिटी रेशो, अच्छा साथ में उसने देखें एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज ऑफ द बोथ कंपनीज, तो कंपनी ए बी दोनों को साथ साथ आप लोगों ने लेके चलना है। अब यहाँ पर पहुंचे, फिर वो साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहा है कि विच वन इज बेटर और क्यों, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ने सॉल्व कर देना है। इसी तरह एग्जांपल 28 अगर आप लोग देखें, यहाँ पर भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन, प्रॉफिट और लॉस गिवन, और ये चीजें रिक्वायर्ड हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर रेलिवेंट रेशो फॉर एसएल एंड टीएल टू असेस व्हिच कंपनी सीम्स टू गिव मोर इंसेंटिव्स टू इट्स कस्टमर्स टू पे ऑन टाइम, व्हिच कंपनी gives more incentive to its customers to pay on time। मुझे बताओ यार इसके लिए आप लोग क्या फाइंड करते होगे? शाबाश, इस इंसेंटिव्स जो आप लोगों ने अपने कस्टमर्स को पे करने, यार किन को आप इंसेंटिव ज्यादा दोगे? जो आपको जल्दी पे करेंगे, ऐसा नहीं है। तो भाई डेटर टर्नओवर डेज फाइंड करो, और किसको बेस्ट कहोगे? जिसका डेटर टर्नओवर डेज कम होगा, भाई वो ज्यादा इंसेंटिव देते होंगे। ऑलराइट, अब इसने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई कैलकुलेट डेटा टर्नओवर डेज, उसने कहा है कि बताओ कौन ज्यादा इंसेंटिव देता है। तो क्या आप डेटा टर्नओवर डेज नहीं फाइंड कर सकते हैं? करें, दोनों कंपनी एसएलटीएल का डेटा टर्नओवर डेज फाइंड करें, इस डेटा को देखते हुए इस क्वेश्चन में डेटा टर्नओवर डेज फाइंड करके दें।
तो डेटर टर्नओवर डेज का क्या फार्मूला हमारे पास होता है? डेटर टर्नओवर डेज, तो इसका क्या फार्मूला हमारे पास होता है? एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 360। अब यहाँ पर अगर देखें तो सेल्स गिवन है, तो भाई अगर साथ में डेटर्स हैं और उसने आपको सेल्स के लिए कुछ नहीं बताया कि कितने परसेंट कैश है कितने परसेंट क्रेडिट है, तो सारी की सारी क्रेडिट है। ओके, तो फिर आपने टोटल सेल्स ले लेनी है, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 59 एड। तो आप क्या कहेंगे? TL is giving more incentive to its customers to pay on। इसी तरह से बेटा अगर आपने अवेल करना हो एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फॉर इट्स सप्लायर, कहते हैं विच कंपनी सीम्स टू अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म, कैसे पता चलेगा? क्रेडिटर टर्नओवर डे। किसका आंसर करेंगे? जिसके टर्नओवर डेज ज्यादा होंगे। तो उसने ये पूछा है कि अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म, तो भाई जिसके दिन ज्यादा होंगे वो। तो जैसे अब देखिए फार्मूला का आपको पता है, आपने क्रेडिट टर्नओवर डेज फाइंड किए 92.8 एंड 59.1, तो किसके बारे में कह दोगे? SL। आई होप कि आप ये कैलकुलेशन कर पाओगे। परचेजेस ना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल, अगर परचेजेस का अलग से पता नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल पिक की जाती है इसके लिए, राइट? प्रेफरेंस परचेजेस को। अब मुझे कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे गिवन है, मुझे तो परचेजेस का पता ही नहीं है, मैं कॉस्ट ऑफ सेल के मुताबिक जाके कैलकुलेट करूंगा, राइट जी। अच्छा बाकी बेटा ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, तो आपने सिर्फ क्वेश्चन को देखकर इसका सॉल्यूशन बनाना है अपने बाद, और लिखते जाना है कि 1 के लिए SL है या TL है, 2 के लिए कौन है, 3 बाद में जाके आपने चेक कर लेना है इसको किसके आंसर आपके आंसर के साथ मैच कर रही हैं या नहीं। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आपको डाटा गिवन, लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखें ना तो सेल्स के लिए आपसे कह रहा है भाई 80% क्रेडिट, तो मतलब अब अगर आपने डाटा टर्नओवर डेज फाइंड करने हैं तो फिर आप लोग 1700 का 80% फाइंड करेंगे, उसके मुताबिक जाके फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स टू सेल्स रेशो फाइंड करनी है तो भाई टोटल आएंगे, नेट प्रॉफिट टू सेल्स फाइंड करनी है तो टोटल आएंगे। क्रेडिट सेल्स सिर्फ डेटर टर्नओवर डेज या डेटर टर्नओवर इन टाइम्स, ओके, वहां पे यूज होती है। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री 100, तो भाई अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहां से सेल से ग्रॉस प्रॉफिट, अब देखिए कहीं पे क्या कोई कॉस्ट ऑफ सेल है मेरे पास? कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, तो भाई क्या क्या मैं यहां से कॉस्ट ऑफ सेल नहीं फाइंड कर सकता? क्या मैं 1700 में से क्या माइनस करूं कि 545 मेरे पास आंसर आ जाए बैलेंसिंग वैल्यू, तो कॉस्ट ऑफ सेल मेरे पास क्या बन जाएगी? 11। तो देखो ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी हमें क्या कह रहा है कि भाई जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो आपके पास 100 मिलियन की है, कहते हैं 40% ऑफ करंट लायबिलिटीज कंप्राइजेस ऑफ ट्रेड पेबल। अब जो आप लोगों ने ट्रेड पेबल्स या सपोज पेबल टर्नओवर डीज आपने फाइंड करने हो, तो यहां पर देखिए आपके पास लायबिलिटीज कहां पे हैं? लॉन्ग टर्म डेट, रिजर्व, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, एसेट्स, लाइव। तो फिर ये लॉन्ग टर्म डेट्स एट अ रेट ऑफ 70% कंप्राइजेस ऑफ करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में नहीं किया। अच्छा ऊपर पैसेज देखें, Ali and Bashir are chartered accountants and have been working as managing director, MD, and CFO in a listed company. In the recent meeting of board, the directors have decided to expand the business within 6 months by opening a 20 retail outlets. The expansion would require financing of rupees 300 million, which may be arranged through bank loan. The following information has been extracted फ्रॉम लेटेस्ट ड्रॉप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, और हम लोगों ने क्या कंप्यूट करनी है? लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल एंड डेट रेशियो ऑफ द कंपनी। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे देखें भाई आपको ओपनिंग इन्वेंट्री यहां से मिल गई, तो ये जो इन्वेंट्री आपके पास मौजूद होगी 850, ये क्लोजिंग
तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल आपने फाइंड कर ली, परचेजेस का पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपके पास परचेजेस आ जानी है। फिर आप लोगों ने, बाकी तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे इसका। अब जैसे लिक्विडिटी रेशो, इसमें कौन कौन सी रेशो जाके फाइंड करेंगे? करंट रेशो एंड, अब देखिए करंट एसिड्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, करंट रेशो के लिए बात करें तो करंट एसिड मेरे पास कितने आ रहे हैं, मेरे पास नॉन करंट एसिड कितने हैं, तो टोटल एसिड्स कितने हैं, इसमें से ये माइनस कर दूं तो 1600 मेरे पास करंट एसिड। इसी तरह से करंट एसिड डिवाइडेड बाय क्या करनी है हम लोगों ने, करंट, तो करंट लायबिलिटीज मेरे पास कैसे आ जानी है भाई, ये देखें ये टोटल एसिड्स के इक्वल ही तो मेरी लायबिलिटीज एंड कैपिटल वगैरह होने हैं। तो यहां से मुझे पता चला भाई शेयर कैपिटल ये, रिजर्व्स ये, नॉन करंट लायबिलिटीज ये। अब अगर मैं 2500 में से टोटल एसिड में से ये तीन चीजें माइनस कर दूं, क्या मुझे करंट लायबिलिटीज का पता नहीं चल जाएगा? तो देखो करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितनी आ रही, अब हालांकि जाहिर नहीं कीमत था लेकिन ऑल्टरनेटिव वे में फाइंड हो सकती थी। तो करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितनी अमाउंट से आ रही हैं? 790। अब 798 का भी 40% आपने अपने ट्रेड पेएबल रिकॉर्ड करने हैं। ऑलराइट, तो यहां पर अभी 1600 डिवाइडेड बाय 798 एंड द आंसर इज 2.01। अब यहां पर करंट एसिड्स जो आप लोगों ने ये यहां पे रिकॉर्ड किए 1600, उसमें से इन्वेंट्री का क्लोजिंग माइनस कर दो, बाकी लायबिलिटीज एज इट इज रहेंगी, तो ये आपके पास क्विक रेशो आ जाएगी। इसी तरह से इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड और बाकी चीजें आप लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। ऑलराइट, हो जाएगा ना? बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए इसी तरह से इजी क्वेश्चन है, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जितने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं आप लोगों ने जरूर सॉल्व करने हैं। कोई इश्यू वगैरह हो तो मुझसे जरूर डिस्कस करने हैं आप लोगों ने। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।